इमेजिन आपने अपनी कंपनी को बहुत साल दिए, एक दिन आपकी कंपनी का ओनर या आपकी पार्टनरशिप फर्म का ओनर जिसमें आप काम करते हो वो एक दिन आपको कहे कि वो आपको पार्टनरशिप ऑफ़र कर रहा है, और अरेंजमेंट आपके बीच में अग्रीमेंट ये होता है कि सारा डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़े सब डिसीजंस वो ही पार्टनर अकेले लेगा, आप सबके होने के बावजूद भी। वो जब चाहे आपको निकाल सकता है कंपनी से, और आपको बैंक लोन लेना है या ये सब चीज़ें भी जो हैं आपको सबकी सब अप्रूवल लेना पड़ेगा मेन मैनेजिंग पार्टनर से। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या आप अभी भी पार्टनरशिप फर्म, क्या ये कह सकते हैं कि आप पार्टनर्स हो? क्या ये नहीं है कि आप अभी भी एम्प्लॉयज़ ही हो, बस आपको पार्टनरशिप का टाइटल दे दिया गया है? ये सब बातें डिस्कस हुई थी केडी कामत एंड को वर्सेस सीआईटी केस में। इस केस में ये था कि केडी कामत जो कि सोल प्रोप्राइटर था और उसका जो बिज़नेस था वो था इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क का, उसने 1958 1 अक्टूबर को ये डिसाइड करा कि मैं अपने साथ 5 लोगों को और जो मेरे साथ मेरी कंपनी में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, सिंसियर सर्विसेज देते हुए आ रहे हैं, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मैं इनको पार्टनरशिप देता हूँ। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड इनकी, यहाँ पे इन्होंने एज अ पार्टनरशिप अपना बिजनेस स्टार्ट करा। 6 महीने बाद 20 मार्च 1959 को इन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड बना ली, और उसमें ऐसे दिखाया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाया कि 6 मंथ्स पहले से हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है, और 1959 के अगस्त में ही डीड बनाने के 5 महीने के बाद ही इनको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है, पार्टनरशिप फर्म इनकी रजिस्टर हो जाती है। अब यहाँ पे ये है कि अब केडी कामत ये करना चाहता है कि वो सीआईटी को, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को ये चाहता है कि वो सेक्शन 26A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन मान ली जाए, जिससे कि वो टैक्स बेनिफिट्स उसको मिल जाएं। लेकिन यहाँ पे सीआईटी उसको ये मना कर देती है कि आपका जो ये जो आपका जो अरेंजमेंट, आपका जो निकल के आ रहा है बिज़नेस का, ये पार्टनरशिप फर्म का बिल्कुल नहीं है, ये आपके अभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप ही दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये कहीं से भी नहीं है, आपका पार्टनर्स का यहाँ पे कोई रिलेशनशिप भी पार्टनर्स का नहीं है। यही चीज़ जब ये अपील हुई, जो AAC विच इज़ एपेलेट एडिशनल कमिश्नर, उसने भी सेम चीज़ ही बोली जो सीआईटी ने बोला कि नहीं है पार्टनरशिप। ये उसके बाद गया ट्राइब्यूनल में, ट्राइब्यूनल ने एक्चुअली इनका साइड लिया केडी कामत का और बोला कि पार्टनरशिप का रिलेशन बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मतलब कि यही सीआईटी, इन्होंने ये किया कि रेफ़र करा इस डिसीजन को ट्राइब्यूनल के कि वो हाई कोर्ट में जाए, ये डिसीजन रेफ़र हो हाई कोर्ट में, और अब वहाँ से पता चले कि क्या सही चीज़ है कि पार्टनरशिप है कि नहीं। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला? हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो 2 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होती हैं एक पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए, पहला तो ये है कि द शेयरिंग ऑफ लॉसेस एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का शेयरिंग का अग्रीमेंट हो बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब कोई एनजीओ या कोई चैरिटी नहीं हो सकता, जो बिजनेस है उसका प्रॉफिट या लॉसेस का शेयरिंग होना है। सेकेंड, म्यूचुअल एजेंसी, कि हर कोई पार्टनर अपना डिसीजन से पूरी फर्म को बाइंड कर सकता है, हर पार्टनर अपने आप में कैपेबल है डिसीजन लेने के लिए, और उसका वो डिसीजन लेने से पूरी फर्म बाइंड हो जाती है, विच इज़ म्यूचुअल एजेंसी। तो हाई कोर्ट ने ये देखा कि इंडिविजुअल क्लॉसेस देखे हाई कोर्ट ने। अब इंडिविजुअल क्लॉसेस इनके जो अग्रीमेंट में थे वो काफ़ी हद तक कुछ रेस्ट्रिक्टिव भी थे। क्लॉज 5 हो गया, क्लॉज 9 हो गया। क्लॉज 5 में क्या था? क्लॉज 5 में एक्चुअली इनका पूरा प्रोपोर्शन दे रखा था, जो शेयर्स, जो प्रॉफिट शेयरिंग का, लॉस शेयरिंग का है, तो वो वहाँ पे दिया हुआ था। तो इसी बात पे ज़्यादा तो हाई कोर्ट यहाँ पे वो नहीं कर पाया, क्योंकि वो चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ पे दी हुई थी। वो इस बात पे ही ज़्यादा स्ट्रेस करा कि ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी तो नहीं निकल के आ रही है, क्योंकि हर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ये बस केडी कामत ही अकेले मैनेजिंग पार्टनर हो रहा है, जिसके हाथ में सारा राइट ऑफ कंट्रोल है, राइट ऑफ मैनेजमेंट है बिज़नेस के अफेयर का, बिज़नेस के फर्म का। और इसमें एक्चुअली ये निकल के भी क्यों आ रहा है, ये इस बात भी क्यों हो रही है, क्योंकि एक्चुअली पार्टनरशिप डीड में ये सब था भी कि केडी कामत ही अकेला ऐसा मेंबर होगा जिसके पास फर्म की गुडविल होगी, जो सारे बैंक, अगर बैंक लोन लेना है, कुछ भी कोई प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म को प्लेज करना है तो इसके अप्रूवल से ही होगा, कोई बिज़नेस अक्वायर करना है, कोई अलग से साइड बिज़नेस करना है, वो भी नहीं कर सकते बाकी पार्टनर्स, इस फर्म पे ही ध्यान देना है, इस फर्म के बेनिफिट के लिए ही काम करना है, और कोई प्रॉपर्टी प्लेज नहीं कर सकते, कोई लोन नहीं ले सकते फर्म के बेसिस, फर्म के लिए बाकी पार्टनर्स। और अगर केडी कामत को लगता है कि बाकी पार्टनर्स अगर बेनिफिट ऑफ द फॉर द फंक्शनिंग एंड फॉर द वर्किंग एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ही कैन एनी टाइम रिमूव दोज पार्टनर्स, एक्सपेल दोज पार्टनर्स। और उन पार्टनर्स का राइट भी बस इतना ही रहेगा कि अपने डे ऑफ रिटायरमेंट तक के लिए वो राइट या जो भी उनका प्रॉफिट या लॉसेस है वो उतना ही अकाउंट कर सकें। सब कुछ बेसिकली
अगर हम ये कह सकें तो सब कुछ वन साइडेड, वन मैन शो ही हो रहा है। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें और भी थी जहाँ पे इक्वल एक्सेस है, जैसे कि हर पार्टनर के पास फ्री एंड इक्वल एक्सेस होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने के लिए। हर पार्टनर को एक म्यूचुअल गेन एंड बेनिफिट के लिए काम करना है। हर एक को जस्ट एंड फेथफुल रहना है, जो सेक्शन 9 में बताया गया है। रेंडर टू अकाउंट्स करने हैं। तो ये सब बातें भी थी। अच्छा, हाई कोर्ट में ये बात भी कंटेंशन आ रही थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कि अगर ये वाली चीज़ जो केडी कामत कर रहा है वो बेसिकली कर रहा है टैक्स अवॉइडेंस के लिए, क्योंकि अभी तक सेक्शन 26A में ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो टैक्स अभी तक एक सिंगल फर्म पे आ रहा था अब वो 6 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से ये होगा कि हर पार्टनर इंडिविजुअली टैक्स होगा। अभी तक सिर्फ फर्म टैक्स हो रही थी या ये सिंगल केडी कामत टैक्स हो रहा था। तो ये इसका तरीका है ये करने का, और अगर ये हमने करने भी दिया तो टैक्स अवॉइडेंस, इट वुड अमाउंट टू टैक्स अवॉइडेंस। तो ये सब कंटेंशंस थे। अच्छा, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पहली बात सेक्शन 4 के हिसाब से कि सारी इंग्रेडिएंट्स फॉलो हो रही हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है कि अग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, और उसके बाद क्या कि जहाँ पे एवरीबडी इज़ कैरिंग ऑन द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब हाई कोर्ट ने क्या बोला कि यहाँ पे तो वो एक ही एक्ट कर रहा है, केडी कामत ही कर रहा है, कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है सबको, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज हैं, कोई अपने हिसाब से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यही डेफिनेशन को ही बोलते हुए, तो इससे आप ये देखो ना लॉ में हर एक वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 4 से ही प्रूव कर दिया। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम फॉर ऑल, तो एनी वन ऑफ देम के हिसाब से केडी कामत अगर फॉर ऑल कर रहा है तो हो तो रही है वो चीज़ जस्टिफाई यहाँ से। और प्रॉफिट एंड लॉसेस का भी शेयरिंग हो रहा है, वो क्लॉज 5 में साफ साफ दिया हुआ है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स फॉलो हो रहे हैं यहाँ से। और अगर आप सेक्शन 4 में दोनों ही चीज़ें निकल के आ रही हैं, दोनों ही इंग्रेडिएंट्स सेक्शन 4 से पूरे हो गए। और अगर सेक्शन 18 की बात आप कर रहे हो, जो हाई कोर्ट के दौरान वो कंटेंशंस जो दी जा रही थी, और हाई कोर्ट ने भी जो फाइनली बोला कि नहीं ये लोग पार्टनरशिप नहीं है इनके बीच में, क्या बोला सेक्शन 18 नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टनर एजेंट नहीं हो पा रहा है ना, एजेंसी ऑफ द फर्म नहीं निकल के आ रही है। लेकिन ये भी तो देखो सेक्शन 18 में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कि अगर इसके रिगार्डिंग एक्ट में कहीं कुछ कॉन्ट्ररी बात दे रखी होगी तो वो फॉलो करी जाएगी। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, अदरवाइज अगर कुछ कॉन्ट्ररी नहीं दिया हुआ है तो कॉन्ट्ररी कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में क्या लिखा हुआ है कि पार्टनर्स आपस में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है, कुछ राइट्स दे रहे हों, कुछ राइट्स कर्टेल कर रहे हों, वो एज लॉन्ग एज सब लोग अग्री कर रहे हैं, उनके आपस के अरेंजमेंट को हर कोई अग्री कर रहा है, तो वो चीज़ वैलिड ही तो है। बस इतना ही तो फ़र्क था इस केस में कि हम नॉर्मली क्या समझते हैं कि पार्टनरशिप में लोग आपस में डिसाइड करते हैं, एक साथ आने का क्रिएटिविटी होती है, आपस में सब डिस्कशन होता है कि इतना प्रॉफिट में शेयर करेंगे, अब ऐसे बिजनेस को चलाएंगे। यहाँ पे ये फ़र्क था कि एवरीथिंग वाज रिटन ऑन द पेपर बिफोर हैंड। बाकी सबको बस ये था कि पढ़ो और साइन करो, लेकिन पढ़ के सोच समझ के साइन करना भी तो कंसेंट ही हुआ। एक क्रिएटिविटी का ही तो उनको नहीं दिया गया, एक डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन का ही तो मौका नहीं मिला। जो भी से सारे टर्म्स कंडीशन से केडी कामत ने पहले से लिख के दिए, ठीक है, बट अगर उन्होंने साइन भी कराया तो वो भी उनका अग्रीमेंट ही है। तो कहीं भी कुछ भी फोर्सफुल चीज़ नहीं दिख रही है, या कहीं भी कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि जस्ट बिकॉज कि वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस कुछ हैं उनके 9K 5, 11 जो भी कुछ क्लॉजेस हैं उनकी अग्रीमेंट में, उससे थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप नेगेट नहीं हो जा रही है। एज लॉन्ग एज ये 2 एसेंशियल अग्रीमेंट, ये 2 एसेंशियल कंडीशंस निकल के आ रही हैं जो बिल्कुल इसमें थी। तो अल्टीमेटली ये इसमें कंक्लूजन ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इस फर्म के पार्टनरशिप को बिल्कुल पार्टनरशिप बोला कि दोनों एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉलो हो रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप फर्म बिल्कुल है। और 26A सेक्शन के तहत अगर इनको रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल दिया जाए। और 3 इसमें टेक अवेज हम लेके जा सकते हैं इस केस में। 3 टेक अवेज ये मिले कि इंडिविजुअल क्लॉजेस मत देखो, वहीं पे हाई कोर्ट ने गलती करी, इंडिविजुअल क्लॉजेस को देखा। पूरी पार्टनरशिप डीड को देखना है इस एसेंस को देखने के लिए कि पार्टनरशिप के ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस अगर हैं भी जो सबकी अग्रीमेंट से भी हैं, तो वो सिर्फ देख के आप ये कह दो कि पार्टनरशिप नहीं है, तो वो दैट इज़ नॉट राइट। सेकेंड टेक अवे ये है कि अनईक्वल अगर ओनरशिप है, अनईक्वल कंट्रोल है, दैट डज नॉट मीन कि पार्टनरशिप ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 4 ये कहता है कि अग्रीमेंट हो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो लॉसेस वाली चीज़ भी बाद में निकल के आती है पार्टनरशिप एक्ट में ही, वो ये तो नहीं कह रहा कि इक्वली ही हो रहा है।
अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर भी है, कोई नॉमिनल पार्टनर भी है जो सिर्फ अपना नाम यूज़ करने देता है, कोई ऐसा पार्टनर भी है जो बस फाइनेंस कर रहा है, जो सिर्फ फंडिंग दे रहा है और वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जितने कि बाकी एक्टिव पार्टनर्स कर रहे हैं, और क्या पता उनका 80 हो, इसका 20 हो, ठीक है 20 वाले का पोर्शन कम है लेकिन वो स्टिल है तो पार्टनर ही। तो यहाँ पे अनइक्वल ओनरशिप होने की वजह से या अनइक्वल कंट्रोल है भी, तो दैट डज नॉट मीन कि पार्टनरशिप ही नहीं है। और तीसरा की टेक अवे इसमें से ये है कि थर्ड पार्टी के लिए तो आप पार्टनरशिप हो ही, वहाँ से तो आपका पार्टनरशिप का कुछ भी कमी नहीं हो रही है, आपका इंटरनल अरेंजमेंट है जो आपने करा हुआ है, पर थर्ड पार्टी के लिए आप पार्टनर्स ही हो। उन्हें क्या पता कि आपको अंदर से अप्रूवल लेके आनी होती है, तो थर्ड पार्टी की नज़र में आप बिल्कुल पार्टनरशिप फर्म हो, तो वो वैलिडिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इस चीज़ से। तो इस केस में सेक्शन अभी तक कौन से आ गए, सेक्शन 4 आ गया, सेक्शन 14 आ गया, सेक्शन 18 आ गया और सेक्शन 11 भी आ गया। तो आई होप ये वाला केस वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू ऑल। कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी कमेंट्स हो, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट केस लॉ जो कल आ जाएगा। एंड सो या हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी स्टडिंग।